ऑन करवाना है। तो मैंने इसको प्रेस किया, इसको प्रेस करने के बाद ये क्या होगा, P6 को गया, P6 यहाँ पे गया, P6 के बाद क्या हुआ कि वो जो इसको एनर्जाइज किया, उसने एनर्जाइज किया तो ये प्रेस हो गया। ये प्रेस होने के बाद जो ये सप्लाई है वो इसमें कनेक्ट होगी एरो में, तो और ये एरो इस सप्लाई के साथ कनेक्ट होके सिलेंडर के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये सिलेंडर पीछे की जा रहा है, यानी आर्म ग्रिपर है जो ओपन हो रहा है। अब हमारा ग्रिपर ओपन हो गया, मेरे को ग्रिपर क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रिपर क्लोज के लिए उसको क्लिक कर दूंगा नीचे की ओर। तो P7 से सप्लाई जाएगी यहाँ पे, ये ट्राइक के पास जाएगी और ट्राइक क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ पुश करेगा। तो जो ये वाली सप्लाई होगी वो हमारे इस ट्रैक्टर के साथ जुड़ जाएगी, और जो ये वाली सप्लाई होगी वो इस लाइन के साथ जुड़ जाएगी, और ये यहाँ पे इसको एनर्जाइज करेगा। यानी इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये सिलेंडर ऑटोमेटिकली आगे की ओर मूव करेगा। तो क्या होगा, हमारा ग्रिपर होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेम वही चीज इन्होंने बताई हुई है नीचे, कि जैसे हमने एक रिक्वायर पोजीशन दी, रिक्वायर पोजीशन को कंट्रोलर में दे दिया हमने गेन में, तो मेन पावर सोर्स से गैप एक्चुएटर, जो भी एक्चुएटर हो सकता है, यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम हो सकता है, सोलोनॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एनर्जाइज होगा। लिम्स हमारे जो ग्रिपर्स के आगे वाले टीथ होते हैं वो हो गया, वो उसको एक्टिंग करेगा। अगर टूल ओपन होगा तो वो हमें आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं होगा तो वो मेजरमेंट के लिए दोबारा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देगा, कि जो कि दोबारा कंट्रोलर के पास एक फीडबैक जाएगा, वो अगेन दोबारा से सारे सिस्टम्स को इनपुट देगा और ग्रिपर्स को ऑन करवाएगा यहाँ पे। अब एक मान के चलते हैं कि जो एक्चुएटर है उस पर फोर्स F लग रही है, और जो उसकी सेट पोजीशन थी, यानी हमने जो पोजीशन सेट की वो YS थी, और जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो उसकी Y थी। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल फाइनल पोजीशन माइनस एक्चुअल पोजीशन करेंगे, और जितना भी उसने गेन लिया कंट्रोलर ने और एक्चुअल पोजीशन में, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो उन दोनों का प्रोडक्ट करने के अकॉर्डिंग न्यूटन का सेकंड ऑफ फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम उन सब की एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, जो भी फोर्स लगी होगी थी हमारी कितनी, गेन विद कंट्रोलर और गेन विद एक्चुएटर इज इक्वल इनटू जो हमारी एक्चुअल पोजीशन थी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमारा मास था। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, YS की वैल्यू निकाल लेंगे। तो YS इनके प्रोडक्ट में आया तो ये डिवीजन में सारे आ गए, और इनसे ये ऊपर वाले कैंसिल हो गए तो ये प्लस में आ गया। अब जो नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा एंड अंडर रूट ये वाली आ गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर हो गया वो ये वाला आ गया, ये वाला फैक्टर। ठीक, ये यानी इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो पूरा सिस्टम्स होता है वो फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है, या फिर हमारा डैम्पिंग फैक्टर एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस टॉपिक में डाउट है कोई? हेलो, नेक्स्ट नो करूँ? सर। अब नेक्स्ट हमारे पास कार पार्किंग बैरियर आ गया। अब जो कार पार्किंग बैरियर होता है, कई बार देखा हो टोल प्लाजा पे ऑटोमेटिकली वो एंटर करते हैं, वो बैरियर ओपन हो जाता है और कुछ सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सर्किट्स होते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे इसको बटन को पुश किया तो ये वाली सप्लाई के साथ ये कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद ये यहाँ से पावर गई तो ये ऊपर की ओर गया और ये बैरियर को इसने ऊपर उठा दिया, और ये हमारा यहाँ पे लिमिटिंग स्विच लगा होता है बैरियर के साथ, और ये जैसे ही इस लिमिटिंग स्विच के साथ अटैच होता है तो यहाँ से दोबारा एक सिग्नल आता है, जो कि ये दोबारा बी से क्रॉस होके वापस आता है, यानी बैरियर को नीचे लेके आने के लिए। अब इसमें वर्क कैसे करता है पीएलसी के थ्रू, अब इन्होंने जैसे एक कोड डाल दिया 4001 कॉइन के लिए हो गया। अब सिंपल बात करते हैं कि फर्स्टली मैंने उसके अंदर एक कॉइन डाला, कॉइन डालने के बाद क्या होगा, एक्सटेंस ए और एक्सटेंस बी दो, और एग्जिट ए और एग्जिट बी, ये दो सिस्टम्स आ गए हमारे पास। हम इसके पीएलसी से बात करते हैं, ये इसका एक लैडर लॉजिक पीएलसी है। अब मैंने यहाँ पे कॉइन डाला, यानी X4001 इनपुट स्विच है, तो इसको इन्होंने एज ए कॉइन मेंशन कर लिया। तो ये जो M100 और ये Y311 है, इन्होंने दो इंटरनल स्विच दे दिए, और ये हमारा बैरियर है 430, ये वाला 430 सोलोनॉइड वॉल्व विद एंट्रेंस बैरियर। ठीक है, उसके हिसाब से जब मैंने कॉइन डाला तो जो इसकी आउटपुट बैरियर होगी वो एक्टिव हो जाएगी, और उससे ये कंटिन्यूसली ओपन रहेगा जब तक कि वो पर्सन की एंट्री नहीं हो जाती। अब मैं चाहता हूँ कि बैरियर है जो
10 सेकंड के लिए ओपन रहे। तो मैंने टाइमर का जो आईपी एड्रेस था वो मैंने इस स्विच में दे दिया, और जो इस स्विच की आउटपुट गई एक मेमोरी बिट होती है जो कि अपने अंदर 10 सेकंड तक का डिले स्टोर करके रखती है। ठीक है, 10 सेकंड के डिले के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो ये 431, ये क्या है हमारा जो बैरियर का डाउनवर्ड के लिए आने के लिए 431 जो बैरियर हमारा डाउन आएगा, नीचे की ओर आएगा, तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। एनर्जाइज होने के बाद उसे भी एक हमने लैच के फॉर्म में रखा हुआ है कि जब तक बैरियर डाउन में रहेगा तब तक कोई भी कार इनपुट नहीं आएगी उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या कर रहा है, 403 हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है एनर्जी सोलोनाइड विद एग्जिट बैरियर के लिए, कि कार बाहर निकल गई है, अब बैरियर हमारा क्लोज कर दो। क्लोज करने के लिए हमारे फिर से दोबारा एक सोलोनाइड यूज किया 4321, वो क्या है हमारा, एक एनर्जाइज सोलोनाइड ए फॉर एग्जिस्टिंग बैरियर, की हमारी ए वाली कार है सॉरी वो निकल गई है। सेम हमारा अगले टाइमर के लिए रहेगा कि टाइमर सेट कर दो फिर से 10 सेकंड के लिए, नेक्स्ट जो कार आएगी वो एनर्जाइज होगी, तब तक वहां पे मैक्सिमम रहेगी जब तक डाटा मेमोरी बिट में स्टोर है। अब जैसे 10 सेकंड के बाद वो निकलेगी तो बैरियर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और जो अगला होगा वो चल पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? हेलो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिजिटल कैमरा। अब जो मोस्टली डिजिटल कैमराज होते हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करना। अब जो कैमराज होते हैं वो क्या करते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं और उसे डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर लेते हैं अपने मेमोरी कार्ड में। तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें होता क्या है कि अगर फोटोग्राफर जो होता है वो हमारे जो शटिंग बटन होता है उसको 2 बार प्रेस करता है। फर्स्टली पार्शली प्रेस करता है, जिससे क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास एक सिग्नल जाता है जो कि अपने हमारे वो अपेचर्स होते हैं जो कैमरा के लेंस होते हैं उसको सेट करता है, जो कि हमें एलसीडी के डिस्प्ले पे इमेज दिखती है कि हाँ वो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। फिर उसी टाइम जो माइक्रो कंट्रोलर होगा वो एक रेंज ऑफ सेंसर सेंड करेगा हमारे ड्राइव्स मोटर को। ये बात याद रखना, ड्राइव्स मोटर, ये आपको अभी आगे एक्सप्लेन कराऊंगा कैसे होता है। ड्राइव मोटर को सेंड करता है, ड्राइव मोटर को सेंड करने के बाद फोटोग्राफर दोबारा से वो बटन को दोबारा फुल्ली डिप्रेस करता है, और उससे क्या होता है जो हमारे अपेचर्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं, और कितने टाइम के लिए वो ओपन रहेगा और कितने टाइम बाद वो क्लोज हो जाएगा वो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसमें मेन वर्किंग की होती है कि जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होके अपेचर से एलसीडी के डिस्प्ले पर पड़ती है, तो जो वहाँ पे एक इमेज सेंसर होता है, इमेज सेंसर में क्या होता है, चार्ज कपल डिवाइस होता है। ये क्या करता है कि एक छोटे छोटे सेल्स के एरे क्रिएट कर लेता है। एरे क्रिएट करने में होता है कि उसमें पिक्सल जनरेट करता है। अब तो पता ही होगा कि जितनी ज़्यादा पिक्सल्स अच्छे होते हैं उतनी फोटो क्लियर आती है, और जितने कम पिक्सल्स होंगे फोटो उतनी ब्लर होती है। तो वो क्या करेगा, पिक्सल्स को अपने अंदर एरे में डिवाइड करके रख लेता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होके इमेज सेंसर पे स्ट्राइक करती है तो वो जो चार्ज कपल है वो एक्टिव हो जाते हैं। वो एक्टिव होने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे सेल्स क्रिएट कर लेते हैं, और इन सेल्स में क्या होता है, पिक्सल जनरेट हो जाता है। तो वो पिक्सल्स क्या होते हैं, हमारे रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। रजिस्टर्स में स्टोर होने के बाद इनमें 3 तरह के कलर्स जनरेट होते हैं। ये तो पता है 3 ही कलर्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। वो एक एरे क्रिएट कर लेता है इसमें। अब एरे का एक स्पेशल होता है कि बैरी फिल्टर्स की तरह एरे क्रिएट होता है। अब बैरी फिल्टर्स की तरह एरे क्यों क्रिएट करते हैं, कि कोई भी कलर उसके सेम पैटर्न के साथ ना मैच करे। अब जैसे यहाँ पे रेड है तो ग्रीन होगा, फिर रेड है फिर ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू, यानी कोई भी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेड या फिर डायगनली बोल लो, तो कोई भी एक दूसरे के कलर मैचिंग नहीं करता। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जब हम मोस्टली मैट्रिक्स में देखते हैं तो हमारे पास 3 कलर फिल्टर्स अरेंज होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो इन्हीं 3 कलर से मिलके तो हमारे सारे कलर्स बनते हैं। तो ये इसलिए एरे को क्रिएट करता है, जो हमारे पिक्सल्स होते हैं वो इससे बिल्कुल ही क्लीन हो जाते हैं कि जिससे फोटो देखने में विजिबल ही हो जाती है पूरा। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि जो पिक्चर्स है उसका मैटर्स कैसा आएगा, कि स्टोर किस फॉर्म में होगी। अब हमें पता है कि जो फर्स्टली जब कैमरे से फोटो क्लिक होती है वो रॉ फाइल में सेव होती है।
रॉ फाइल के बाद जब वो कंप्रेस होके आती है तो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ जाती है, जैसे जेपीईजी, जेपीजी, किसी और जैसे पीएनजी, किसी भी फॉर्मेट में सेव हो जाती है वो। अब यही प्रोसेस वो हर एक फोटो के लिए वर्क करता है। अब इसमें होता कैसे है, अब मैं आपको एक ड्राइव वाला बता देता हूँ। ये जो उसकी मोटर ड्राइव होती है, जो हमने मोटर लेंस की बात में की थी, अब उसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मोटर लगी होती है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से बनी होती है, यानी लेड, जिर्कोनियम, टाइटेनेट से। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही उसमें करंट सप्लाई होता है, जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट होते हैं वो एक्सपैंड होना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी पोलैरिटी शो करने शुरू कर देते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे साइनोसोडियल वेव आती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक, जैसे ये है पीजो इलेक्ट्रिक को मैंने प्रेस किया तो ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपैंड होने से क्या होता है कि जो यहाँ पे एक एक ना रिंग बनी होती है, जो ये स्ट्रिप है उस पर एक रिंग बन जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की। तो ये जैसे इसमें लेंस माउंट किया होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कास्ट करनी शुरू कर देगी। जैसे ये स्ट्राइक करना शुरू कर रहा है, ये लेंस माउंट है हमारा, जैसे कनकेव कन्वेक्स लेंस है, तो ये माउंट किया हुआ लेंस के साथ। और ये स्ट्रिप जैसे इसमें स्ट्राइक करती है तो ये आगे फर्दर हमारा जो वो लेंस होता था उस पर, इमेज सेंसर होता था उस पर स्ट्राइक करके इसको इमेज को क्रिएट कर देती है। तो जब ये इमेज को क्रिएट करती है तो इसमें भी मोटर लगी हुई, तो मोटर का टॉर्क क्रिएट होगा। तो जो थीटा हमारे पास टॉर्क होगा वो सी ओमेगा होगा। तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो थीटा आ गया वो उसकी इंटीग्रेट करेंगे तो 1/c इंटू डी टी। तो ये क्या फैक्टर बन जाएगा, 1/cs। ठीक है, तो ये कंट्रोल सेंसर में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि मैंने एन टाइम ऑफ इनपुट्स आई और एन टाइम ऑफ आउटपुट पल्स मेरे को मिली, यानी कि मैंने एन टाइम्स ऑफ फोटो क्लिक की और एन टाइम ऑफ मैंने फोटोज को सेव किया। तो इसमें होता कैसे कि जैसे कि हमने ये इनपुट दिया, माइक्रो कंट्रोलर के पास गई, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास गया डाटा, फिर मोटर्स में गया। अगर डिजायर आउटपुट है तो वो हमें आउटपुट दे देगी, अगर नहीं है तो वो एक फीडबैक सिस्टम दोबारा देगी और वो दोबारा सिस्टम चलेगा। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास इनिशियल जो इनपुट दी थी वो वाई एन थी और हमें जो फाइनल आउटपुट मिली वो एक्स एन मिली। यानी हम आउटपुट को मेंशन कर सकते हैं कि कांस्टेंट हो गया हमारा इनपुट माइनस आउटपुट। तो वो गई हमारे पास एनालॉग टू और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के पास। तो अगले स्टेप में वो क्या कर रहा है कि कोई भी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसके पास जितनी जा रही है वो इनटू टी के साथ प्रोडक्ट है। तो अगर हम कहते हैं कि हम सेकंड लास्ट का एक डिस्टेंस निकाल लें तो हम फाइनल का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड लास्ट उठा लेते हैं, जैसे हमारा लास्ट एक्स एन था उससे माइनस कर दिया एक लास्ट वन, यानी एक्स एन माइनस वन। उसका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी टी की, क्या हो गया कि वाई एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन टी अपॉन सी। तब जब उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट निकाल लिया, एक्स एन माइनस वन को कांस्टेंट ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वन माइनस के टी अपॉन सी एक्स एन माइनस वन प्लस के टी अपॉन सी वाई एन माइनस वन। अब कह रहा है जो यहाँ पे k अपॉन सी है उसको हम 5 पुट करते हो, जो टाइम इंटरवल होगा 0.1 सेकेंड के लिए होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस के टी अपॉन सी। ठीक है, तो k अपॉन सी की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी और जो टाइम इंटरवल होगा वो 0.1 सेकेंड का होगा। ठीक, तो 0.1 सेकेंड क्या, तो 0.5 आ गया, एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एक्स एन माइनस वन और के टी की वैल्यू फिर से पुट करेंगे तो वाई एन माइनस वन होगा। अब आप फर्दर वाई नॉट को वन पुट करो, फिर वाई टू को वन पुट करो, वाई थ्री को वन पुट करो। जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक्स नॉट की वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से आती है, 0.5, 0.75, 0.8, 0.9, 0.969, इस तरीके से आती है। तो इसमें क्या शो करता है कि हम 7 पीरियड्स तक उसको फोकसिंग लेंस को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यूज आती है, डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है, जो हमारा एक्स एन और माइनस वाई एन आया, वो ऑलमोस्ट कहते हैं कहीं पे वो इक्वल होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 7 के बाद 0.99 आना शुरू हो जाएगा, फिर आगे जब हम उसको 8 से करेंगे तो क्या होगा, 0.999 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक जगह डिसाइड देखा कि जो हमारा 7 के बाद जो पोजीशन चेंज हो रही है वो बस वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है, इफेक्ट आगे इसके इफेक्ट नहीं आ रहा कोई। तो हम उसको क्या करते हैं, के टी अपॉन सी को वन पुट करके देखते हैं। जब हम उसको वन पुट करते हैं जो हमारी इनिशियल पोजीशन होती है ये वाली, वो तो जीरो आती है। जब हम एक्स वन को पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन वन आती है।
जब वही इक्वेशन को दोबारा सेकंड x2 में पुट करते हैं तब भी हमारे पास 1 आ रही है और फर्दर सो ऑन। तो यानी इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा कैमरे का लेंस मेनली इफेक्ट करता है वो इस फैक्टर पे इफेक्ट करता है KT/C पे। अगर ये फैक्टर थोड़ा सा भी वेरी करता है तो हमारे पास जो फोटोज के पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े डिसमैच हो जाते हैं और हमारी फोटो ब्लर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक पे डाउट है कोई? अगले टॉपिक पे चलो। अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, पावर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल और पर्सनल कंट्रोल। अब जो पावर ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होता है, आपको पता है कि जो अब की कारें आ रही हैं उनमें ECU लगा होता है। ECU क्या होता है कि हमारा जो भी फ्यूल इंजेक्शंस कंट्रोल, कंबस्टन ऑयल, स्पार्क टाइमिंग कंट्रोल सिस्टम, एंटी लॉकिंग सिस्टम, उन सबको कंट्रोल करके रखता है। एक्चुअली वो होता क्या है, उनमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, इन सब से डाटा लेके ECU को भेजता है। ECU क्या करेगा, वो डिपेंड करता है कि टैंक से कितना फ्यूल मीन्स कि पिस्टन के पास आना चाहिए, स्पार्किंग कितनी होनी चाहिए, जो इजेक्टर है वो कितना, 1 सेकेंड, जो इजेक्टर है वो कितना इजेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो थ्रॉटल वॉल्स होती है वो थ्रॉटल्स वॉल कब ओपन होगी कब ऑफ होगी, और एयर फ्लो कितना चाहिए मीन्स कि गैस के कंबस्टन होने के लिए कितनी एयर चाहिए, वो सारा सिस्टम्स को कंट्रोल करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंट्रोल में यानी ECU में सेंड कर देती। फिर ECU फर्दर हमें बताता है कि हमें कितना ऑक्सीजन सेंसर चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए गैस को कंबस्ट करने के लिए, डीजल या पेट्रोल को कंबस्ट करने के लिए, स्पार्क कितना होना चाहिए, इजेक्टर कितना होना चाहिए, ये सारा ECU कंट्रोल करता है। उसके बाद व्हीकल कंट्रोल सिस्टम आ गया। व्हीकल कंट्रोल में तो हम नॉर्मली क्या, जैसे सस्पेंशन कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, ब्रेकिंग कंट्रोल, जो नॉर्मल एक बंदा अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के जो कंट्रोल कर सकता है उसका व्हीकल कंट्रोल। अब पर्सन कंट्रोल में क्या आ जाता है कि एयर कंडीशनर हो गया, डिस्प्ले, सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन, जो हमारे FM रेडियोस वगैरह हम ऑन करते हैं गाड़ी में, अदर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हमने जो एडिशनल लगाए होंगे वो हम पर्सनली कंट्रोल करते हैं, तो वो पर्सनली कंट्रोल्स में आ जाता है। अब बेसिकली आता है एयर फ्यू रेशियो। एयर फ्यू रेशियो होती है कि हमारे जो इंजन, कंबस्टन इंजन होता है, उसको बर्न करने के लिए कितना एयर चाहिए होती है, प्योर ऑक्सीजन चाहिए, तो उसकी रेशियो होती है हमारे पास 14:7:1। तो इसमें क्या होता है, पर एवरी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल में 14.7 ग्राम ऑफ प्योर एयर की रिक्वायर्ड होती है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। वो इसको एक लैम्डा की रेशियो से करता है कि अगर लैम्डा की रेशियो 1.0 है तो मिक्सचर ये सिंट्रोमेट्रिक है, यानी रिच मिक्सचर है। अगर मान के चलते हैं कि जो हमारा रिच मिक्सचर है वो लैम्डा वो लेस देन है 1.0 से, और जो लीन मिक्सचर है वो ग्रेटर देन है से, तो उसमें होता क्या है कि जैसे अगर वो रिच हुआ तो हमारे पास इंजन में जो हमारा पिस्टन अरेंजमेंट होगा, इसमें इसमें कंबशन ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स कि जो हमारे आग जो लगती है डीजल से कंबशन वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर लीन हुआ, लीन में क्या होगा कि जो इसमें लैम्डा की वैल्यू डाउन रहेगी 1 से, तो इसमें क्या होगा कि उतनी कंबशन ना लग पाए कि ये पिस्टन रोटेट कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास दोनों में इफेक्ट पड़ता है। तो ये उस पर डिपेंड करते हैं EGO हमारा एग्जॉस्ट गैस ऑक्सीजन सेंसर पे, कि वो सेंसर से कितना हमें वापस फीडबैक मिलना चाहिए और कितना नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ये इस पे वैल्यू हो गया। अब जो क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम में तो हमारा फीडबैक सिस्टम आएगा ही, तो K हमारा हो गया ऊपर TS+1। ठीक, तो पार्शली इंटीग्रेट सिस्टम को हम यहाँ पे यूज करके इसे यूज करेंगे। अब जैसे ये कैटलिस्टिक कन्वर्टर है, यानी कि जो हमारा कंबशन इंजन है वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जा रहा है, तो वो क्या करेगा, EGO सेंसर को एक इनपुट देगा कि उसे ऑक्सीजन प्योर अमाउंट में कितनी चाहिए, तो वो उसे एक सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, तो वो क्या करेगी, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगी। ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने के बाद कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद इंजन हमारा ब्लास्ट करता है, वो ब्लास्ट करके हेलो पिस्टन रोटेट करने हेलो से। हाँ जी,
Please close this lecture right now. Actually, I'm getting a call from Vice Chancellor. We are having a meeting over there, so we'll be starting again. You can do, Rahul. You can arrange one meeting and you can share with the mechatronics and complete this topic over there, right? Okay, sir. You share another ID with the mechatronic group and you can continue your lecture over there. Okay, sir. Okay.